भाई सेटअप चेंज करना पड़ गया। एक्चुअल वहाँ धूप आने का टाइम हो गया और धूप आनी शुरू हो गई थी, थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैं खेत के दूसरे साइड में आ गया। अभी एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि पूरे खेत के अंदर में काफ़ी बड़ा खेत है और हर पेड़ के नीचे, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे घूम रहा हूँ पूरे। और सारे गांव में भी अभी सारे घर पे ही है, तो खेतों के अंदर आसपास वाले भी देख रहे हैं, तो सारे गांव में ही कह रहे हैं कि इन साहब को जरूरत पागल हुई क्यों, पूरे दिन हेडे डबरे, मतलब कहीं साहब का लड़का तो पागल हो गया, पूरे दिन खेत के अंदर इधर उधर घूम रहा है और अकेला ही बातें कर रहा है कि कोई होता ही नहीं और अकेला ही बातें करता है। शुरुआत से थोड़ा बाहर भी रहा हुआ तो वाकई लोग मान रहे हैं वाकई पागल हो गए। तो कहाँ थे अपन, रिजल्ट इन फाइनेंस लीज कि हमने क्या किया, सेल और लीज बैक किया। हमने आगे वाले को कहा कि भाई आप एसेट खरीद लीजिए और आप हाथों हाथ मुझे वापस फाइनेंस लीज पे दे दीजिए, रिस्क और रिवॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, एसेट मैं यूज करूँगा, ठीक है, और ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, तो आपकी रिस्क है जो कम हो जाएगी। बैंक वाले ने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सपोज एसेट की जो बुक वैल्यू थी वो थी, अपन छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 100 रुपीज़ की थी, ठीक है, और सेल किया मैंने 100 रुपीज़ पे और वापस लीज बैक पे लिया, फाइनेंशियल लीज पे, ठीक है। तो उस केस के अंदर तो कोई प्रॉफिट होगा क्या, नहीं, प्रॉफिट जो वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम उस बैंक के पास गए, हमने कहा कि आप अगर जैसे कोई लोन देते हो तो उस केस के अंदर आप कितनी सिक्योरिटी लेते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 50% तक की सिक्योरिटी लेते हैं। हमने कहा देखो 100 रुपीज़ की एसेट दे रहे हैं, मतलब आप हमें कितने का लोन दे सकते हो, 200 रुपये दे सकते हो। उन्होंने कहा 200 रुपये का दे सकते हैं, 200 रुपीज़। तो हमने कहा कि आप हमसे एक काम करो, ये 100 रुपीज़ की एसेट जो 200 रुपीज़ में खरीदो। उन्होंने कहा पागल हो गया, 100 रुपये की एसेट में 200 रुपये क्यों खरीदो। उन्होंने कहा कि आपको तो कोई, एक्चुअल में आप कहाँ खरीद रहे हो, आप तो हाथों हाथ लेके वापस क्या कर रहे हो, एसेट तो फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड जो वो वापस मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली तो वापस ओनर कौन हो जाएगा, मैं ही हो जाऊँगा, ठीक है। आप तो 200 रुपये पे फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपये का लोन दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ फिर तो ठीक है, मैं तो एक्चुअली 200 रुपीज़ का लोन दे रहा हूँ और 100 रुपीज़ 50% मेरे पास सिक्योरिटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा 200 पे खरीद लेंगे। बैंक वाले ने पूछा कि यार ऐसा कर क्यों रहे हो, किस वजह से कर रहे हो भाई ऐसा। हमने कहा देखो हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है, हमारी बुक्स के अंदर प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो इन्वेस्टर कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो अब 100 की हम 200 पे एसेट सेल करेंगे तो 100 रुपये का हमारे पास क्या जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हमारी बुक के अंदर लिख देंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया है। और ये आइडिया सिर्फ अपने को नहीं आया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आइडिया बहुत सारे लोगों को आया, और बहुत सारे लोगों को आया तो इस अथॉरिटी को भी पता चला कि भाई हाँ ये इस तरीके से किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आप एसेट को सेल करके वापस लीज बैक ले रहे हो फाइनेंस लीज पे, तो अल्टीमेटली आप ओनर पहले भी आप थे, ओनर अब भी आप हो, और ये एक्चुअल के अंदर ट्रांजैक्शन इन सब्सटेंस जो वो क्या है, लोन का ट्रांजैक्शन है। भाई एसेट सेल करोगे तो आप एसेट सेल की एंट्री करोगे और वापस फाइनेंस लीज पे लोगे तो एसेट आपकी बुक के अंदर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सेल एंड लीज बैक से अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो उस केस के अंदर प्रॉफिट आप लिखना चाहो उतना लिखिए, लेकिन उस प्रॉफिट को आप अपने P&L के अंदर उसी प्रपोर्शन में अमोर्टाइज करोगे जिस प्रपोर्शन के अंदर डेप्रिसिएशन लिखोगे। इसका मतलब ये लिखा क्या, उसने कहना क्या चाहता। उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रॉफिट तुम 100 का है, ठीक है, सपोज तुम्हारा डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो अगर नहीं करते तो डेप्रिसिएशन कितना लगता, 10 रुपये का डेप्रिसिएशन, सेल एंड लीज बैक नहीं करते तो कितने का डेप्रिसिएशन लगता, 10%। अब जब दो असेट जो वो सेल एंड लीज बैक करोगे 200 पे, तो असेट वापस कितने पाएगी, 200 रुपीज़ पे, ठीक है, और प्रॉफिट कितना होगा 100 रुपीज़ का। बुक वैल्यू ऑफ असेट कितने की हो जाएगी 200, और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो उन्होंने कहा जिस प्रपोर्शन में आप क्या कर रहे हो, बुक वैल्यू सॉरी जिस प्रपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसी प्रपोर्शन में आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट भी P&L में रिकॉग्नाइज करोगे। हमने कहा कि हम तो 10% लगाते हैं, तो उन्होंने कहा 200 की एसेट हो जाएगी तो 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 10% ही आप क्या कर दो, प्रॉफिट को अपने बुक के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो हमने कहा कि ये 10 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली 10 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर, और पहले भी क्या था, तो 10 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से अब लाइक तुम 300 पे करो 400 पे करो, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, आपस में सेटअप हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा
कि जो प्रॉफिट होगा अगर सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इन फाइनेंस लीज है, तो उस केस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपको क्या करना होगा, बुक के अंदर उसी प्रपोर्शन में लिखना है जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है। हमने कहा कि चलो फिर ये तो बात ख़त्म हो गई। हमने कहा अगर सेल करें और वापस क्या करें, ऑपरेटिंग लीज पे लें। मतलब जैसे क्या हुआ, मैंने गाड़ी है जो आपको सेल किया और मैंने कहा कि यार आप ले लो, लेकिन उससे पहले क्या करूं, 3 महीने तक गाड़ी मेरे पास ही रहने दो। आपने कहा क्यों? मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, अभी क्लासेज कंप्लीट किए सारी, तो मैं अभी 3 महीने तक घूमूंगा, तो मैं घूमा के आ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा क्यों, एसेट तो आप आज आपने सेल किया, तो मैं तो आज ही मालिक हो गया। उन्होंने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, 3 महीने का तुम क्या कर लो, रेंट ले लो। आपने कहा कि ठीक है। एसेट सेल हुई 5 लाख रुपए की पे, ठीक है, और मैंने 3 महीने के ऑपरेटिंग लीज पे ले लिया 10,000 पे, ठीक है। सेल किया था 5 लाख पे और वापस मैं सेल किया तो 5 लाख रुपीज़ मेरे को मिले, और मैंने कहा कि मैं 3 महीने तक किराया दे दूँगा आपको 10,000, ठीक है। और मैं घूमने गया। अब जहाँ घूमने गया वहाँ बैठे बैठे मेरे दिमाग के अंदर प्लान आया कि यार ये काम प्रॉफिट के लिए भी तो कर सकते हैं। कैसे? इस 5 लाख की जगह एसेट को मैं क्या कर दूँ, उसको कहता कि भाई मुझसे तुम 8 लाख के अंदर खरीदो, और मैं तुमसे क्या कर दूँगा, रेंट जो वो 1,10,000 और 1,10,000 दे दूँगा। मतलब कि रेंट में कितना दे दूँगा, 1,10,1,10,1,10। तो रेंट में कितना ज़्यादा दे दूँगा, 3 लाख रुपए ज़्यादा दे दूँगा, तो 3 लाख सेल प्राइस ज़्यादा कर देंगे। आगे वाले को पूछा, उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। एस को पता चल गया कि भाई इस तरीके से क्या किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। तो एस ने क्या कहा कि आप अगर सेल करके वापस एसेट को ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे हो, तो उस केस के अंदर सेल जो है वो फेयर वैल्यू तक ही लिख सकते हो। हमने कहा कि अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे सेल करें, तो उन्होंने कहा अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे सेल करोगे तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा वो उसी प्रोपोर्शन में लिखा जाएगा जिस प्रोपोर्शन में आपका क्या होगा, रेंट रिसीव होगा। मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, ये मंथली के हिसाब से तो आपको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, ईयरली के हिसाब से सपोज ये 3 साल तक मैं 10-10 हज़ार रुपये का किराया दे रहा था, तो मेरा हर साल कितने का एक्सपेंडिचर आ रहा था, 10,000 और 10,000। और सपोज इसकी एसेट की जो मेरी बुक वैल्यू थी वो 5 लाख थी, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया उस वक्त, कुछ भी नहीं है, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा, अगर बुक वैल्यू 5 लाख थी और एसेट सेल की मैंने 8 लाख पे, तो मेरी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और हर साल का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1,10,000 और 1,10,000। तो मुझे इस साल प्रॉफिट चाहिए था और मुझे इस साल प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन एस ने क्या कहा कि अगर एसेट की फेयर वैल्यू जो है उससे ज़्यादा पे लिखोगे, तो जितना ज़्यादा होगा उतना आपको क्या करना होगा, रेंट के प्रोपोर्शन में अमोटाइज करना होगा। हमने कहा फेयर वैल्यू तो इसकी वाकई तो भाई सिर्फ 5 लाख ही है, फेयर वैल्यू तो कितनी, 5 लाख है। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली प्रॉफिट तो कितने तक रिकॉग्नाइज कर सकते हो, फेयर वैल्यू तक। हमने कहा फेयर वैल्यू तक तो प्रॉफिट इसका कुछ है ही नहीं, 0। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली तो 0 रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो हमने कहा कि ये बाकी का तो 1 लाख, ये 3 लाख का प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है ये P&L में उसी प्रपोर्शन में जाएगा जिस प्रपोर्शन में आपका लीज रेंट जाता है। हमने कहा लीज रेंट तो 110 जाता है, तो हर साल लीज रेंट कितना जाएगा, 1,10,000 और 1,10,000, मतलब तीनों साल इक्वल जा रहा है। तो ये कह रहा है कि आपका ये प्रॉफिट भी क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो और 1,10,000 का लीज रेंट, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इनकम और 1,10,000 का एक्सपेंडिचर। तो नेट क्या होगा, 10,000 का एक्सपेंडिचर, 10,000 का एक्सपेंडिचर, 10,000 का एक्सपेंडिचर, यहाँ भी 10,000 का एक्सपेंडिचर। तो कोई सिचुएशन में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। इसने क्या कहा कि भाई एसेट अगर आप सेल करके वापस फाइनेंस लीज पे लेते हो, तो उस केस में जितना प्रॉफिट है वो आप डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में लिख दो। और अगर सेल करके वापस ऑपरेटिंग लीज पे लेते हो, तो उस केस के अंदर आप एक काम कीजिएगा भाई साहब, फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट हाथों हाथ रिकॉर्ड कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा का अगर प्रॉफिट आपके रिकॉर्ड करने के मन के अंदर आ रहा है, तो वो उसी प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में लीज रेंट रिसीव होगा। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी विद WDV ऑफ 40 लाख, ठीक है। टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख, 40 लाख का सेट है, 50 लाख में सेल कर रहे हैं मशीनरी एंड लीज बैक बाय B to A, द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज।
अब वो कह रहा है कि सेल प्राइस है 50 लाख और फेयर वैल्यू भी इक्वल ही है, मतलब 50 लाख। सेकंड में फेयर वैल्यू है 60 लाख और सेल प्राइस जो है वो 50 लाख है। थर्ड में कह रहा है फेयर वैल्यू जो 45 लाख और सेल प्राइस जो है वो 38 लाख। फेयर वैल्यू 40 लाख और सेल प्राइस है जो 50 लाख। फेयर वैल्यू 46 और सेल प्राइस 50 लाख। फेयर वैल्यू 35 और सेल प्राइस 39। अपन सारे केस लिख देते हैं। पहले हम WDV 40, सेल प्राइस 50, फेयर वैल्यू 50, 40 50 60, 40 38 45, 40 50 40, ये अलग अलग जो सिचुएशन दे रखी। फोर्थ में 40 है, सेल प्राइस 50 है और फेयर वैल्यू 46 है। सेल प्राइस 40 है, सॉरी WDV 40 है, सेल प्राइस 39 है और फेयर वैल्यू 35 है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अब इमीडिएट प्रॉफिट कितना लिखा जा सकता है, अप टू फेयर वैल्यू। कितना वर्ड समझिएगा, कितना लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने तक लिखा जाएगा, फेयर वैल्यू तक लिखा जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि फेयर वैल्यू तक लिखो, अगर सेल प्राइस कम है तो उतना लिखो, अगर ज़्यादा है सेल प्राइस तो उस केस में फेयर वैल्यू तक का इमीडिएट लिखो, उसके आगे का जो है वो क्या करो, डेफर करो। तो डेफर कितना करोगे, अब वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा का जो है वो डेफर करेंगे। कैसे सर समझाइए। WDV है 40, सेल प्राइस 50 लाख और फेयर वैल्यू है 50 लाख। तो सेल प्राइस कितने पे लिख सकते हो आप, फेयर वैल्यू तक सेल प्राइस है जो लिख सकते हो। तो आप कितने पे सेल प्राइस लिख सकते हो, 50 पे लिख सकते हो। और क्योंकि 50 जो फेयर वैल्यू तक है तो 10 रुपये जो है इमीडिएटली आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकंड में 40 है, सेल प्राइस 50 है और फेयर वैल्यू 60, तो आप कितने तक लिख सकते हो, 60 तक इमीडिएटली लिख सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना है, 10 लाख है, तो 10 क्या करोगे, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो 50। थर्ड कैसे, 40 है WDV, सेल प्राइस आपने 38 पे किया है, फेयर वैल्यू 45, तो फेयर वैल्यू से कम है तो जितना है वो इमीडिएटली लिख देंगे। तो 40 की सेल असेट जो 35 में सेल कर रहे हो, मतलब 38 सेल और 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 2 लाख का। 40 एसेट की वैल्यू है, सेल प्राइस आप कितना लिखना चाहते हो, 50 लाख, ठीक है, और फेयर वैल्यू उसकी कितनी है 40। तो 40 तक का तो आप क्या कर सकते हो, 40 लाख तक का तो फेयर वैल्यू तक का तो आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करने के लिए तो कितना है, 0 है, समझ पा रहे हो बात। सेल प्राइस तो कितनी है, 50 है, ठीक है। इमीडिएटली रिकॉर्ड करने के लिए कितना है, 0 है। इमीडिएटली रिकॉर्ड करने के लिए कितना है, 0 है, क्योंकि जितना कितने तक लिख सकते हो, फेयर वैल्यू तक, ठीक है। फेयर वैल्यू से ज़्यादा की जो सेल प्राइस है उसको क्या करोगे, डेफर करोगे। किस रेशियो में, लीज रेंट के रेशियो में डेफर करोगे, मतलब कि उसी प्रोपोर्शन में आगे के सालों में राइट ऑफ करोगे। 40 है, 46 फेयर वैल्यू है और 50 की सेल प्राइस वैसे कॉलम बना रखा था मैंने, यही गलती से बना दिया, चलो। तो 40 से 46 तक का फेयर वैल्यू तक का तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कितना, 6 लाख तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो। और 46 से लेकर 50 तक का जो एक्स्ट्रा का 4 लाख है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा का है, वो क्या करोगे, डेफर करोगे। लास्ट वाला केस समझिए कि इसमें डाउट आता है ज़्यादातर। एसेट की WDV 40 लाख, फेयर वैल्यू 35 लाख, ठीक है, और सेल कितने पे किया आपने, 39 पे। तो अब देखो यहाँ एक्चुअल के अंदर आपको क्या करना होगा, 35 तक का जो फेयर वैल्यू से जितना ज़्यादा है, फेयर वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 35 की फेयर वैल्यू, सेल प्राइस कितना, 4, तो 4 का तो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, डेफर करना पड़ेगा। और 40 के एसेट है जिसको 35 तक की सेल कर सकते थे, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते थे, वहाँ तक का जो है वो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना होगा। मतलब कितने का, 5 लाख का नुकसान 40 से 35 तक का, मतलब कि 5 लाख का नुकसान आपको हाथों हाथ लिखना पड़ेगा। सर सेल तो 39 पे किया, तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे लिखा, उसे क्या करो, डेफर करो इन द प्रोपोर्शन ऑफ लीज रेंट। लास्ट वाला फिर समझ लीजिएगा, 40 के WDV 35 पे आपने क्या किया, उसको फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू मतलब 35 तक आप इमीडिएट लिख सकते थे, लेकिन आपने 39 पे लिखा। आप अपने प्रॉफिट को, सॉरी अपने लॉस को बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल जितना लॉस है उतना, फेयर वैल्यू तक का लॉस जितना बनता है उतना लिखिए। हमने कहा 5 लाख। हमने कहा जो सेल प्राइस ज़्यादा है, उन्होंने कहा कितनी है, हमने कहा 4 लाख। तो उन्होंने कहा उसको क्या कर दीजिए, डेफर कर दीजिए। इसके साथ आपका AS 19 जो है कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट होता है। अब अपन इसके साथ साथ इसको क्या कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल से कवर कर लेते हैं, ताकि अपनी ये जो है वो ख़त्म हो जाए और इसको द एंड कह दें।
एस 19 कहाँ है भाई? 18 रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट लीज है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 19 किस किस पे लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है, एक एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होती है? लीज दैट इज कैंसिल ओनली अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटीजेंसी, मतलब जिसके अंदर कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। विद द परमिशन ऑफ लेसर, लेसर की परमिशन से ही हो सकता है। इफ द लेसी एंटर इनटू ए न्यू लीज फॉर द न्यू इक्विवेलेंट, उसी की जगह उसी की जैसी कोई एसेट के लिए, उसी एसेट के लिए वो कोई नया में कर ले। नॉन कैंसिलेबल बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर भी आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। मिनिमम लीज पेमेंट आपको मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक। ये भी डेफिनेशन है, 4th पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सेम और इक्विवेलेंट, और 4th है अपॉन पेमेंट बाय लेसी एन एडिशनल अमाउंट सच दैट द एन इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन, मतलब कि जहाँ पर फिक्स है कि इतना पैसा देना ही पड़ेगा और इतना के हिसाब से चलेगा, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट हम पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। फेयर वैल्यू, एसेट की मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक लाइफ, जितने टाइम तक एसेट जो है वो यूज होगी, मतलब जितने टाइम तक, और विच एक्सपेक्टेड इज इकोनॉमिकली यूजेबल, मतलब कि जिसमें फ़ायदा होगा बाय वन और मोर यूजर, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय वन और मोर यूजर, मतलब कि जब तक उससे हमें बेनिफिट होगा। यूजफुल लाइफ, जब तक हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक। रेजिडल वैल्यू, गारंटेड रेजिडल वैल्यू पूरा पढ़ चुके हैं। अनगारंटेड रेजिडल वैल्यू पढ़ चुके हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज पढ़ चुके हैं। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हम पूरी पढ़ चुके हैं, आपको इसमें कोई नया पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। बुक्स के अंदर अकाउंटिंग जो है उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रेजेंट वैल्यू वाला जो है, ये एग्जाम्पल 1 वगैरह ये ट्राई कर लीजिएगा। अगर डाउट आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको 101% कहता हूँ कि आपको डाउट नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपन ने बहुत डिटेल के अंदर और बहुत गहराई में पढ़ा है, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? ये एग्जांपल है, एक बार देख लीजिएगा, बाकी बहुत ईजी है। अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग की भी बात कर चुके हैं किस तरीके से होगी, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी नहीं। ये भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसेट की प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। इलस्ट्रेशन 1 से देख लेते हैं। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम SK लिमिटेड। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। लीज टर्म 4 ईयर है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज 20 लाख। लीज रेंट है 6,25,000 पर एनम एट द ईयर एंड ऑफ ईयर। गारंटेड रेजिडल वैल्यू दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू दे रखी है, मतलब अनगारंटेड कितना हो गया, गारंटेड से ज़्यादा कितनी है, 375 माइनस 125, तो अनगारंटेड होगी UGRV होगी 2,50,000। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट हो गई। डिस्काउंटेड रेशियो, ये इनके डिस्काउंटेड रेशियो भी दे रखे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर एज 19। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, ये मिनिमम लीज पेमेंट आ गया 625 625 625 और लीज लाइबिलिटी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट। अगर देखो MLP पूछे, मिनिमम लीज पेमेंट पूछे, तो हमेशा किसके हिसाब से निकालिएगा आप, लेसी के हिसाब से। समझ पा रहे हो? क्योंकि लाइबिलिटी किसके लिए, लेसी के लिए होती है, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट पूछे तो लेसी के हिसाब से, और अगर मिनिमम लीज पेमेंट वर्ड यूज करें तो लेसर के हिसाब से भी साथ में कैलकुलेट करके दे दीजिए। लेकिन अगर पूछे लीज लाइबिलिटी, अगर पूछे लीज लाइबिलिटी, तो लीज लाइबिलिटी किसकी होती है, लेसी की होती है, तो वो किसके लिए लिखेगा, लेसी के हिसाब से कैलकुलेट करना। तो लेसी जो है वो सिर्फ गारंटेड को कंसिडर करेगा 125, अनगारंटेड को नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में इलस्ट्रेशन सेकंड। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन 48, लीज टर्म 5 ईयर, लीज रेंट पर एनम 8 लाख, गारंटेड रेजिडल वैल्यू 1.6, एक्सपेक्टेड 1.3, तो अनगारंटेड हो गई 1.4 और IRR है 10%। असर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, लीज रेंट हो जाएगा, गारंटेड रेजिडल वैल्यू हो जाएगा और अनगारंटेड रेजिडल वैल्यू 1.4 भी हो जाएगा, और फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे तो
वो आ जाएगा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये टोटल इसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इनकी प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कर लोगे भाई। अकाउंटिंग तो हायर परचेज वाले सेम है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सेल एंड लीज बैक ये रिजल्ट इन ऑपरेटिंग लीज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एस जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने इससे आपको लाख गुना ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार एस जो है उसकी रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। एस एडवांस अकाउंट में आपका एग्जामेशन आएगा या नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एस पे पकड़ है जो डिपेंड करेगी। क्योंकि एस से एक तो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, एस शुरुआत के अंदर आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस उसके हिसाब से बिल्ड होगा या ख़राब होगा। और उसके अलावा इसका इम्प्रेशन जाता है, इसके अंदर आप अपनी नॉलेज बता सकते हो। तो एक बार मैंने वैसे इसको डिस्कस काफ़ी, मेरे हिसाब से इसको इन शॉर्ट नहीं किया है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्कस किया। और एक छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है वो आपके माइंड के अंदर मैंने अच्छे से बिठाने की कोशिश की है। और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ आ जाए। रही बात आपके जो नोट्स थे जिसके अंदर ये सारे इलस्ट्रेशन थे, वो उनका क्या किया जाए, तो वो जो है वो अब मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप के ज़रिए कर दूंगा अगर अभी चाहिए तो। और अगर अभी नहीं चाहिए कि भाई बाद में भी चलेगा, तो उस केस के अंदर जैसे ये एज कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो नोट्स जो है उसके अंदर काफ़ी सारे एज है, ठीक है। तो अभी एक एज जो है वो लिखा हुआ, बाकी सारे खाली पड़े हैं, उसमें जगह छोड़ रखी है। तो वो सारे एज जब कंप्लीट होंगे उसके बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा चैनल, उनको भी बताइएगा कि अच्छा चैनल है जिसके अंदर आपको इस तरीके से नहीं, सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से नहीं, बाकी चैनल जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से जितना उनको दिखाना उतना दिखा देते हैं। स्टूडेंट की मदद कम और अपनी मार्केटिंग ज़्यादा, तो वो उतना ही प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं। जबकि यहाँ मैं आपको पूरा सिलेबस है जो कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि वहाँ कंप्लीट है, जो स्टडी मटेरियल भी कवर कर रहे हैं। बाद में अपन आरटीपी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो है आपको उसका लिंक मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।